हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2016 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक एनालिसिस करेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है 2013, 2014 और 2015 के ईयर्स की, वो देख लीजिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 51 से। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ऑफन इन द न्यूज़। क्या है ये डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स? न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डिवीज़न है, या एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है जो यूरोपियन यूनियन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, या फिर यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ये एक नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। जनरली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो वार टॉर्न कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में जाती है, जहाँ पे डिसीज फैली हुई है, बीमारियाँ फैली हुई है, और वहाँ पे जाके लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तभी तो इसका नाम है ना, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्वेश्चन नंबर 52। विद रेफरेंस टू एन इनिशिएटिव कॉल्ड द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, टीब। क्या नाम है इसका? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? इट इज एन इनिशिएटिव होस्टेड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे रॉन्ग है। ये आईएमएफ और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, इसको होस्ट कर रहा है यूएनईपी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है जो फोकस करता है अटेंशन प्रोवाइड कराने में बायोडायवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में। यानी कि ये कोशिश करता है बायोडायवर्सिटी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स लोगों को पता चले कि बायोडायवर्सिटी की इकोनॉमिक पोटेंशियल, इकोनॉमिक वैल्यू भी है। सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि ये एक अप्रोच प्रेजेंट करता है जो कि जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, किसी भी कंट्री के डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? पॉलिटिशियंस, लीडर्स। उनको ये रिकॉग्नाइज कराने में, ये डेमोन्स्ट्रेट कराने में कि इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी की कुछ वैल्यू होती है। अब सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं, और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ये जनरल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें काफ़ी कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। जनरली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। तो 2 और 3 यहाँ पे सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 53। विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेड सेंडर्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये ट्री स्पीसीज है जो कि साउथ इंडिया के पार्ट में मिलती है। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये थॉर्नी डिसीडियस जो फॉरेस्ट होते हैं आपके, वहां पे मिलती है साउथ इंडिया में। पहला स्टेटमेंट सही है ये। साउथ इंडिया में भी अगर पर्टिकुलर में मैं बात करूं तो जो आंध्र प्रदेश है, जो आपका ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वहाँ पे ये पाई जाती है। ठीक है, जो थॉर्नी डिसीडियस फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश के, वहाँ पे। रेड सैंडर्स आपको याद रखना है। आईयूसीएन स्टेटस की मैं बात करूं तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। ठीक है, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। पहले ही नियर थ्रेटेंड था, बट अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में ये है। और जनरली ये रेड सोइल में उगता है। ठीक है, रेड सोइल में उगता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। सैंडलवुड की एक डिसीज भी है जिसका नाम है सैंडलवुड स्पाइक डिसीज। सैंडलवुड स्पाइक डिसीज, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ये होता है फाइटोप्लाज्मा से। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा क्या होता है? फाइटोप्लाज्मा में बैक्टीरियल पैरासाइट्स होते हैं प्लांट टिश्यूज के। तो इसका कोई क्योर नहीं है। स्पाइक डिसीज ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि स्पाइक डिसीज किससे रिलेटेड है? बनाना डिसीज है, मैंगो की डिसीज है, शुगर केन की डिसीज है, ये रेड सेंडर्स की है। तो आपको याद रखना है कि ये रेड सेंडर्स की एक डिसीज है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। ठीक है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रॉपर डिजाइन एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूएन रेड प्लस प्रोग्राम। यूएन रेड प्लस प्रोग्राम की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि आपका चलाया जाता है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने के लिए, इकोलॉजी कंजर्व करने के लिए, कम्युनिटी लेवल पे मिलके काम करके ये सक्सेसफुल होता है प्रोग्राम। तो यूएन रेड प्लस जो प्रोग्राम है, अगर उसका प्रॉपर डिज़ाइन और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है, उसमें किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन हो सकता है? बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन, यस। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब है कि खतरे झेलने की क्षमता, कैपेसिटी जो डेवलपमेंट होती है ना, कि डिजास्टर्स में भी टिकी रहे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। पॉवर्टी रिडक्शन, यस, क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सी कम्युनिटी डिपेंडेंट होती है, तो अगर इनका रेजिलियंस रहेगा, अगर इनका प्रोटेक्शन होगा, तो जो कम्युनिटी इन पे डिपेंडेंट है उनकी पॉवर्टी अपने आप रिड्यूस होगी। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात हो रही है, क्या है ये एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग टूल है जो गवर्नमेंट और बिजनेस लीडर्स के द्वारा यूज में किया जाता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अंडरस्टैंड, क्वांटिफाई और मैनेज करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है जो कि फाइनेंशियल इनिशिएटिव ऑफर करता है डेवलपिंग कंट्रीज को ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जिसको रेटिफाई किया गया है यूनाइटेड नेशन की सारी मेंबर कंट्रीज के द्वारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस करने के लिए। फोर्थ स्टेटमेंट है कि ये रेड प्लस इनिशिएटिव जो कि होस्टेड किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, उसका एक वन ऑफ द मल्टीलेटरल रेड प्लस इनिशिएटिव्स है जो कि होस्टेड किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड है ये, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड नहीं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंटिंग टूल है। ठीक है, अकाउंटिंग टूल क्या होता है? जो एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, गाइडलाइन, कैलकुलेशन टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि पता लगाया जा सके कि एक्चुअली में ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितना कहाँ से हो रहा है। ठीक है, एक मेजर जो है आपका मेजरिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया जा सके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटिटीज के लिए। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल याद रखना है। विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसका नाम आप लोगों ने न्यूज़ पे पढ़ा ही होगा कई बार। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। इट इज एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, नहीं, नीति आयोग का कोई ऑर्गन नहीं है, नीति आयोग से ही अलग है। इट इज हेडेड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यस, फाइनेंस मिनिस्टर्स को हेड करते हैं। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी को ये सुपरवाइज करता है, इकोनॉमी की जो कंडीशन है, मैक्रो जो कंडीशन है उसको मॉनिटर करता है, यस। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3 ओनली। पहला गलत है, नीति आयोग का ये ऑर्गन नहीं है। और मेंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके मेंबर्स में जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन कौन से हैं? आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी के बारे में पता है आपको। और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीएफआरडीए, ये सब हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स हैं। तो ये सब के हेड जो होते हैं वो इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये नीति आयोग का ऑर्गन नहीं है, इसका जो सेक्रेटरिएट है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में है। ठीक है, नीति आयोग का नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये एसोसिएटेड है। याद रखना है आपको, ये कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के तौर पर एक्ट करता है, मॉनिटर करता है माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को, और इस हिसाब से फिर एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक कॉम्प्रहेंसिव मेजरमेंट, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट प्रोवाइड करता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एंड 3 ओनली। विद रेफरेंस टू एजेंडा 21, एजेंडा 21 की बात हो रही है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हुई थी जोहान्सबर्ग में 2002 में। ये स्टेटमेंट गलत है। एजेंडा 21 नाम का जो इनिशिएटिव है वो आपका 1992 में जो रियो दे जेनेरियो
कहाँ पे है? ब्राज़ील में। इस सिटी में 1992 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुई थी। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, वहाँ पे एजेंडा 21 निकल के आया था। एजेंडा 21 का मतलब है कि 21st सेंचुरी के लिए कुछ एक प्लान है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उनको कम करने के लिए। एजेंडा 21 याद रखना है आपको। रियो द जेनेरियो, ब्राज़ील, 1992, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर होगा वन ओनली। सत्य शोधक समाज की बात हो रही है। क्या था ये? मूवमेंट था बिहार के ट्राइबल्स को अपलिफ्ट करने के लिए? नहीं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट था गुजरात में? नहीं। एंटी कास्ट मूवमेंट था महाराष्ट्र में? यस। पीजेंट मूवमेंट था पंजाब में? नहीं। सत्य शोधक समाज, इसका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये ज्योतिबा फूले जो थे हमारे, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था ज्योतिबा फूले। और ज्योतिबा फूले बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से। तो जैसे इनकी एक टेक्स्ट है गुलामगिरी, वो आपको याद रखनी है। गुलामगिरी पब्लिश की थी इन्होंने 1873 में, ठीक है। गुलामगिरी आपको याद रखनी है। और तृतीय रत्न, तृतीय रत्न नाम का भी इनका टेक्स्ट है 1855 का, ठीक है। इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया? इनको महात्मा का टाइटल दिया था 1888 में एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वी के वांडेकर। वी के का नाम है विठलराव कृष्णाजी वांडेकर, ठीक है, वी के वांडेकर। और ये पूना जो आपकी म्यूनसिपलिटी थी उसके काउंसिल मेंबर भी रह चुके हैं, जो बहुत कम लोगों को पता है। 1883 तक इन्होंने सर्व किया था। दलित जो टर्म है, ऐसा कहा जाता है जो दलित टर्म है वो आपके ज्योतिबा फूले की तरफ से ही आया। इन्होंने ही टर्म को ओरिजिनेट किया, ठीक है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो जो सत्य शोधक समाज था आपका, उसका मेन एम क्या था? उसका एम ये था कि जो शूद्र थे, अनटचेबल जो कास्ट थी, उसको लिबरेट करना है एक्सप्लॉइटेशन से और ऑपरेशन से, है ना, उनका एम्पावरमेंट करना है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? वायरसेस इन्फेक्ट कर सकते हैं किसको? बैक्टीरिया को यस, फंगी को यस, प्लांट्स को यस। वायरसेस हाफ लिविंग हाफ डेड होते हैं, इनको कोई होस्ट चाहिए होता है आगे बढ़ने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए खुद को, पता है आपको इतना तो। बैक्टीरिया, फंगी और प्लांट्स को ही इन्फेक्ट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टर्म है बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, जो न्यूज़ में दिखाई देता है, वो किसके कंटेक्स्ट में न्यूज़ में दिखाई देता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। जो मल्टीनेशनल कंपनीज माइनिंग ऑपरेशन करती है रिसोर्स रिच बट बैकवर्ड एरियाज में, उसके कंटेक्स्ट में, या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज जो टैक्स इवेजन करती है। टैक्स इवेजन का मतलब है टैक्स को बचाती है, ठीक है। टैक्स जो लॉज है उनको अवॉइड करके टैक्स बचाने की कोशिश करती है वो। या फिर जेनेटिक रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, किसी भी एक कंट्री का जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको जब मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट करती है वो। या फिर इन्वायरमेंटल जो कॉस्ट निकल के आती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, उसकी लैक ऑफ कंसिडरेशन होती है वो। का जो करेक्ट आंसर होगा बी, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। काफ़ी आसान बातों में अगर मैं समझाऊं तो ये वो बात है कि जब किराएदार किराए देने से मना करते हैं, एमएनसी जो हमारे देश में काम कर रही है, किसी भी देश में काम कर रही है, जब वहाँ के वो टैक्स लॉस का फ़ायदा उठा के या इंटरनेशनल टैक्स लॉस का फ़ायदा उठा के टैक्स देने से बच जाए, तो उसको कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। वो कैसे कर सकती है? ऐसे प्रॉफिट शिफ्ट कर सकती है, एक जुडिक्शन से दूसरी जुडिक्शन में प्रॉफिट शिफ्ट करके कंपनी जो है वो टैक्स देने से बच जाती किसी भी कंट्री के। इसको कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। इससे क्या होता है, किसी भी जिस कंट्री में वो काम कर रही है कंपनी, उसको करोड़ों का लॉस होता है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज का टर्नओवर करोड़ों में होता है, बिलियंस में होता है, तो उनका टैक्स भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वो अमाउंट उस कंट्री को नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंट्री को लॉस होता है। और इस प्रैक्टिस को इलिसिट माना गया, इलीगल माना गया, अनएथिकल माना गया इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से। तो इस पे ओईसीडी का एक एग्रीमेंट भी है। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन
एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, ओईसीडी। ओईसीडी का मेंबर इंडिया नहीं है, बट इंडिया इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ओईसीडी का जो कन्वेंशन है, एक कन्वेंशन ऑन बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, इसके साथ इंडिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होता है इन एक्टिविटीज़ की वजह से। गूगल, एप्पल, ये कंपनीज क्या करती हैं, एप्पल तो नहीं बट गूगल, फेसबुक, ऐसी कंपनीज काफ़ी बार टैक्स देने से बच जाती है, तो इंडिया को लॉस होता है। इसलिए इंडिया इस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है ओईसीडी के साथ मिलकर। रिसेंटली इंडिया का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन प्रपोज किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग NIMZ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन एस्टेब्लिश करवाया था। अब ये क्या होता है? ये एक तरह का, ये कम से कम देखो 5,000 जो है हेक्टेयर में फैला होता है, ठीक है। और कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कैसे से एक कोई रीजन होते हैं ना, उसको असेस करती है, आइडेंटिफाई करती है स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के अंदर ही कि ये रीजन एक मैन्युफैक्चरिंग जोन के तौर पर उभर सकता है। फिर इसको आइडेंटिफाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर इसको फाइनली नोटिफाई कर देता है कि हाँ ये एरिया आपका NIMZ हो गया। फिर इस एरिया के अंदर इन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, हर तरह की टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज यहाँ पे बन सके। तो इसी तरह का पहला NIMZ आंध्र प्रदेश में खुला है, ये आपको याद रखना है। अब तो बहुत सारे खुल चुके हैं, तो इन पर नज़र बनाए रखनी है आपको। व्हाट इज आर द पर्पज या फिर पर्पजेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के क्या पर्पज है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के क्या पर्पज है? मिनरल एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करना, मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं। जो माइनिंग ऑपरेशंस हो रही हैं किसी भी एरिया में, जो पर्सन इसके द्वारा अफेक्टेड है, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करना, यस। स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज करना ताकि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस इशू कर सके, नहीं। मिनरल फाउंडेशन, फाउंडेशन का वर्ड से, जो आप फाउंडेशन जो वर्ड देख रहे हैं, ये पढ़ के आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं बात हो रही है वेलफेयर की। और कोई भी अगर माइनिंग ऑपरेशन हो रही है मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट में, तो किसके वेलफेयर की बात होगी? सबसे प्राइमरली वहां के वर्कर्स की। दूसरी बात होगी वहां के नियर बाय जो पर्सन्स रह रहे हैं उस एरिया में, उनकी। तो इनके बेनिफिट के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाया जाता है मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि इन लोगों को बेनिफिट दिया जा सके। कैसे? पैसा फंड जमा होता है इस फाउंडेशन में, ठीक है, उनके उस पैसे का यूज करके ही इन लोगों का वेलफेयर होता है। और इसमें पैसा कहां से आता है? माइनर्स से। जो माइनिंग कंपनीज है ना, वही इसमें पैसा जमा करती है, ठीक है। स्वयं स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है स्वयं पोर्टल के बारे में आप सबने अगर सुना होगा तो। इसका क्या एम है? रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स को, एडोलसेंट जो गर्ल्स है उनकी एजुकेशन और हेल्थ को प्रमोट करना, या सिटीजन्स को फ्री में क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसका जो आंसर है डी। स्वयं पोर्टल वाकई में बहुत फेमस है और वह आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। खाली टाइम में अगर आप अपने टाइम को और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, इस पोर्टल को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्री में, और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज के मिलेंगे। ऐसा मत सोचना कि भारत सरकार का इनिशिएटिव है तो हल्के में मत लेना। अच्छा है, इसमें काफी सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, उसका इनिशिएटिव है। स्वयं पोर्टल में ट्राई कर सकते हो आप। इसका जो आंसर होगा वो होगा अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। स्वयं पोर्टल का मकसद ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, मोंटेग्यू चेल्मसफोर्ड जो प्रपोजल्स थे वो किससे रिलेटेड थे? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से रिलेटेड थे। 1919 के ये रिफॉर्म्स थे। इन्होंने जो सेंट्रल और प्रोविंशियल जो बजट था उसको सेपरेट कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने बजट को भी सेपरेट कर दिया था, और जो लिस्ट थी वो भी बना दी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस लिस्ट पे, इन मैटर्स पे काम करेगी, प्रोविंशियल लेटर इन मैटर्स पे काम करेगी, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स थे, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के रिफॉर्म्स थे, याद रखना है। 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस का नाम दिया यहाँ पे, अजंता
और महाबलीपुरम, इनमें क्या कॉमन है, क्या सिमिलरिटी है? दोनों एक ही टाइम पे बने थे? एक ही टाइम पे तो नहीं बने थे, जहां तक मुझे याद आ रहा है। जो अजंता था वो आपके 200 बीसी से 650 एडी तक डेवलप होता गया। ठीक है, मतलब अलग अलग डायनेस्टीज आई, अलग अलग किंग्स आई और उन्होंने डेवलप करते गए। और महाबलीपुरम आपका 7 से 8th सेंचुरी में पल्लवा किंग्स के द्वारा डेवलप किया गया था, है ना। तो सेम पीरियड तो नहीं था, दोनों बिलोंग करते हैं सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन को नहीं। अजंता जो है वो आपकी बुद्धिस्ट को बिलोंग करती है, महाबलीपुरम आपका हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों रॉक कट मॉन्यूमेंट्स रखते हैं, यस। रॉक कट मॉन्यूमेंट्स का मतलब है चट्टानों को तोड़कर केव्स बनाई गई हैं, केव्स में मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं, स्कल्पचर बनाई गई है, दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है, यस। अजंता केव्स के बारे में आपको वैसे पता होना चाहिए, अजंता केव्स आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाबलीपुरम जो है वो तमिलनाडु में, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। और महाबलीपुरम में जैसे कुछ इम्पोर्टेंट स्कल्पचर्स हैं, इम्पोर्टेंट देखने लायक मोनूमेंट्स हैं, जैसे अर्जुनास पेनेंस। ठीक है, और मोस्टली वैष्णव रिलीजन से रिलेटेड है यहाँ के स्कल्पचर, बट याद रखना है कि हिंदू टेम्पल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों में रॉक कट केव्स भी हैं, विहार भी है, चैत्यास भी है। ठीक है, ये सब भी मिलते हैं। विद रेफरेंस टू बिटकॉइन, बिटकॉइन की बात हो रही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज, नहीं। बिटकॉइन को सेंट्रल बैंक जो होते हैं किसी भी कंट्री के, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ट्रैक नहीं कर सकता। बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसको कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और ये पूरी तरीके से एनोनिमिटी पे काम करता है, यानी कि बिटकॉइंस किसी एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होता। बिटकॉइंस कम्युनिटी ड्राइवन है, कुछ लोग जिनके पास सुपर कंप्यूटर है वो बिटकॉइन को माइन करते हैं, बनाते हैं, और कम्युनिटी ही इसको यूज करती है, कम्युनिटी ही उसको बनाती है। बनाने वालों को कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, कुछ एक इनाम मिल जाता है, अवार्ड मिल जाता है, बट कोई एक आदमी या एक एजेंसी या एक इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं है, कोई ट्रैक नहीं कर सकता कोई सेंट्रल बैंक इसको। सबसे बड़ा फीचर इसका एनोमिनिटी है, और वही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ पे टेंशन इस बात की होती है कि टेररिस्ट फंडिंग भी यहाँ पे कहीं होने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर दुनिया में, इसलिए बिटकॉइन भी बदनाम है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग होती रहती है इसकी प्राइस, वो तो है ही, साथ में इलीगल फंडिंग भी हो सकती है, पहला स्टेटमेंट गलत। एनीवन विद अ बिटकॉइन एड्रेस, किसी के पास भी अगर जो बिटकॉइन एड्रेस है वो बिटकॉइन रिसीव और सेंड कर सकता है दूसरे बिटकॉइन एड्रेस के साथ, यस। ऑनलाइन पेमेंट भेजे जा सकते हैं बिना एक दूसरे की आइडेंटिटी पता लगाए, यस। वही तो मैंने बोला ना, एनोमिटी है, पता नहीं चलता यहाँ पे कि कौन किसको भेज रहा है। एक कोड होता है, बस एक एड्रेस होता है कि हाँ इस एड्रेस पे भेज रहे हैं, बस एड्रेस के पीछे इंसान कौन सा है ये पता नहीं। 2 and 3 ओनली करेक्ट ऑप्शन इसका। और बिटकॉइन के लिए लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी निकल के आ रही है अब एनर्जी की, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है बिटकॉइन को माइन करने में। बिटकॉइन जो है काफ़ी ज़्यादा सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है। ठीक है, बिटकॉइन को बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइजेशन होता है। और आप सबको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, जो कार्बन इंटेंसिटी है, वो इस तरह की एनर्जी इंटेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 67। न्यू डेवलपमेंट बैंक सेटअप किया गया था APEC के द्वारा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब मुझे आप एक बात बताओ, जिन जिन बच्चों ने मेरी सारी वीडियोस देखी हैं अब तक की, 2013, 14, 2015 की, और ध्यान से सुना है, स्टेटमेंट पढ़ते उनके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक आपका आया था ब्रिक्स के द्वारा। ये कम से कम 5वीं बार मैं बता चुका हूँ। 6th ब्रिक्स समिट हुई थी फोर्ट लाजा में, जिसको बोलते हैं फोर्ट लाजा डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, उसके थ्रू न्यू डेवलपमेंट बैंक निकल के आया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। शंघाई कहाँ पे है? चाइना में, बताया था ना मैंने। न्यू डेवलपमेंट बैंक शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, ब्रिक्स के द्वारा आया था, ब्रिक्स बैंक भी इसको बोलते हैं।
पहला स्टेटमेंट गलत है, एपीसी के द्वारा नहीं आया था ये। इसके हेडक्वार्टर शंघाई में, यस अभी बताया मैंने। तो ये ध्यान रखना है आपको। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर शंघाई में, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला, मनीला कहाँ पे है? फिलीपींस में, ठीक है, याद रखना है आपको। तो रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में। गडजिल कमेटी रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट न्यूज में दिखाई देती है, किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, गंगा एक्शन प्लान, या लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन की बात होती है? यस, वेस्टर्न घाट्स की प्रोटेक्शन की इसमें बात होती है। वेस्टर्न घाट्स आप सबको पता है इकोलॉजिकल डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से, तो काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी थी यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स के प्रोटेक्शन के लिए, सजेशन देने के लिए। गडजिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी उनमें से एक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए। केशव चंद्र सेन इनमें से किस किस के साथ एसोसिएट थे? कलकत्ता यूटिलिटेरियन कमेटी नहीं, कलकत्ता यूनिटेरियन जो कमेटी थी आपकी वो राजा राममोहन रॉय के साथ जुड़ी हुई थी, केशव चंद्र सेन के साथ नहीं थी। टेबनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, यस। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यस। देखो केशव चंद्र सेन ने अपना एक अलग ही यूनिवर्सल रिलीजन निकाला था, ठीक है, एक अलग धर्म निकाल दिया था जिसको कहते हैं नबा विधान 1880 में, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्यार से न्यू डिस्पेंसेशन, ठीक है। 1880 में निकाला था, एक यूनिवर्सल रिलीजन निकाला था केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन को आचार्य भी अपॉइंट किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ब्रह्मो समाज में, और इनको फिर ब्रह्मो समाज से आचार्य के तौर पर आचार्य का पद छीन लिया था, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ इनकी फिर बनती नहीं थी। कुछ व्यूज थे, जैसे केशव चंद्र सेन थोड़े रेडिकल थे, इनको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म चाहिए, बहुत ऐसे रिफॉर्म जो टाइम के साथ काफ़ी टाइम के हिसाब से काफ़ी आगे थे हिंदू रिलीजन में, वहाँ की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में। तो केशव चंद्र सेन को अपनी पोजीशन से हटा दिया गया आचार्य की। फिर केशव चंद्र सेन ने अपने फॉलोअर्स के साथ मिलकर बनाया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स केशव चंद्र सेन से नाराज हो गए, तो उन्होंने केशव चंद्र सेन से अलग हो गए, अपना अलग ही बना लिया, जिसको कहा जाता है, जो लोग देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिल गए थे फिर वो लोग, जिसको कहा जाता है आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो आदि ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर का हो गया था, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन का हो गया था। दोनों ने अपनी अपनी खोल ली थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। केशव चंद्र सेन काफ़ी रेडिकल थिंकर थे, याद रखना है आपको, बट इन्होंने काम कर दिया था, इन्होंने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी जो बहुत छोटी थी उसकी चाइल्ड मैरिज कर दी थी किसी राजा के साथ, तो इस वजह से भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी केशव चंद्र सेन के ऊपर, ठीक है। आंसर होगा 2 और 3 ओनली। एथिक्स में भी केशव चंद्र सेन के बारे में एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि आप बोलो क्या और आप करो क्या, दोनों में कथनी और करनी में फ़र्क हो, तो वो यूज़ कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गल्फ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का कौन सा मेंबर नहीं है इसमें से? ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान या कुवैत? ईरान मेंबर नहीं है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मैप देख लेते हैं एक बार हम, आपके सामने स्क्रीन पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं आप। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, कतर, बहरीन और ओमान गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के मेंबर है। ईरान नहीं है। तो अपन जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसका आंसर क्या होगा? ईरान। ईरान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, आपको याद रखना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर आप लोग मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्या पर्पस है गवर्नमेंट की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो इनिशिएटिव है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इन जो स्कीम है और गोल्ड मोनेटाइजेशन जो स्कीम है, उसका क्या पर्पस है? इंडियन हाउस होल्ड्स में जो सोना खाली पड़ा रहता है, आप सबको पता है कि भारतीय महिलाओं का शौक होता है सोना इकट्ठा करके रखना, तो उस सोने को इकोनॉमी में के अंदर यूटिलाइज किया जा सके, लाया जा सके, वो इसका एक ऑब्जेक्टिव है। हाँ,
एफडीआई प्रमोट करना गोल्ड और ज्वेलरी सेक्टर में नहीं, एफडीआई प्रमोट करने का कोई इनिशिएटिव, कोई इसका मकसद नहीं है। गोल्ड इंपोर्ट पे इंडिया की डिपेंडेंस को रिड्यूस करना, यस। समझा देता हूं एक बार। देखो, भारतीय महिलाओं का शौक मैंने आपको बता दिया, सोना इकट्ठा करके रखना। उसका सबसे बड़ी दिक्कत उससे क्या होती है कि सोना घर में पड़ा रह जाता है, इकोनॉमी में यूटिलाइज नहीं होता, और ये सोना इंपोर्ट होके आता है, तो इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ता है और फिर यूज में भी नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने लगाया दिमाग, गवर्नमेंट ने कहा कि जैसे कोई भी हाउस होल्ड है और ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो सोना है वो तो आप दे दो हमें, ठीक है, आप दे दो हमें गोल्ड, बदले में हम आपको बॉन्ड देंगे। उस बॉन्ड की जो कीमत होगी वो गोल्ड की जितनी ही होगी, गोल्ड की जो प्राइस होगी उसको ट्रैक करती हुई होगी, और गोल्ड की प्राइस बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो कुल मिला के आपके पास एक कागज हो गए जो गोल्ड की तरह काम कर रहे हैं, जो फिजिकल गोल्ड की तरह काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट फिर इस गोल्ड को यूटिलाइज कर लेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चोरी चकारी का खतरा खत्म हाउस होल्ड्स के लिए, और गवर्नमेंट का फायदा भी हो गया। ये जो बॉन्ड है ना, ये ध्यान रखना गोल्ड की प्राइस के साथ ट्रैक होता है। अब लेकिन कुछ दिक्कत इस स्कीम में ये भी आ रही है कि कुछ लोगों को बिल्कुल सोना ही चाहिए होता है फिजिकली, है ना, हाथ में सोना पहनना या घर में सोना, उस पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। बट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसका यही है, इंपोर्ट पे डिपेंडेंस कम करना, और जो सोना खाली पड़ा हुआ है हाउस होल्ड्स में उसको इकोनॉमी में लाना। इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 3 ओनली, ठीक है, आपको याद रखना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव न्यूज में रहता है, तो ये किसके कंटेक्स्ट में न्यूज में रहता है? अफ्रीकन यूनियन, ब्राजील, यूरोपियन यूनियन और चाइना, चाइना के कंटेक्स्ट में न्यूज में रहता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चाइना यूरेशिया से कनेक्ट करना चाहता है। यूरेशिया मतलब यूरोप प्लस एशिया की जो कंट्रीज है उनके साथ कनेक्ट करना चाहता है खुद को। एक बार मैप देख लेते हैं। आपके सामने है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैप। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आप देख सकते हैं चाइना कैसे बाकी कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो रहा है। जो ब्लू कलर की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है, वो लैंड रूट है, और जो पिंक कलर की जो आपको दिख रही है वो मैरीटाइम रूट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि मैरीटाइम रूट को सिल्क रूट भी कहते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। सिल्क रूट एक्चुअली लैंड वाला हो गया, सिल्क रूट जो है वो लैंड वाला हो गया, मैरीटाइम वाला नहीं है, ध्यान रखना। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना कनेक्ट करना चाह रहा है यूरोप प्लस एशियन कंट्रीज के साथ, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात हो रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसका एम क्या था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एम था स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लाना। कैसे? लोन प्रोवाइड करके। इसके अंदर 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं। शिशु, शिशु में 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर, किशोर में लोन दिया जाता है 50,000 से 5 लाख तक का, ठीक है। और तरुण, तरुण में दिया जाता है 5 लाख से 10 लाख तक का, यानी 50,000 से 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कोलेट्रल फ्री होता है, कोलेट्रल फ्री होता है, गिरवी कुछ भी नहीं रखा जाता इसमें, ठीक है। तो आंसर होगा इसका फाइनेंशियल सिस्टम में स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को लाना। कैसे? फंडिंग प्रोवाइड करके, शिशु, किशोर, तरुण जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करके जिसमें लोन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, इनमें से कौन से रीजन में शेल गैसेस मिलती हैं? कैम्बे बेसिन, यस। कावेरी बेसिन, यस। कृष्णा गोदावरी बेसिन, यस। इसका मैप देखेंगे एक बार हम, ठीक है। इन सब बेसिन में शेल गैस रिसोर्सेज मिलते हैं। बट ये शेल गैस जो रिसोर्सेज हैं, शेल गैस क्या होती है? शेल गैस अनकन्वेंशनल नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ की सरफेस के 2,500 से 5,000 नीचे, 5,000 मीटर नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि जो क्रूड ऑयल होता है वो भी आपको 1,500 मीटर नीचे मिल जाता है, बट शेल गैस उससे भी ज़्यादा डीप होती है। और जिस प्रोसेस से ये निकलती है उसको कहते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग कहते हैं, शॉर्ट में फ्रैकिंग कहते हैं, फ्रैकिंग, ठीक है, याद रखनी है आपको। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं इसको, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, फ्रैकिंग शॉर्ट नेम है।
और लो परमिएबल जो रॉक्स होती है उनमें ट्रैप्ड होती है शेल गैस। अब शेल गैस के रिसोर्सेज हम देख लेते हैं। ये आप सबके सामने शेल गैस के रिसोर्सेज हैं। असम अराकंड बेसिन आप देख सकते हैं जो असम और अरुणाचल प्रदेश में है। गंगा बेसिन जो उत्तर प्रदेश में है। दामोदर वैली इन गोंडवाना बेसिन वेस्ट बंगाल में। कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश में। कावेरी बेसिन तमिलनाडु में। और कैम्बे बेसिन कहाँ पे है? गुजरात में। समझ में आ गया? एक मैप और देख लेते हैं हम ध्यान से। राजस्थान में भी बेसिन है किसका? कैम्बे बेसिन हमने देख लिया था। प्राणहिता गोदावरी बेसिन भी है इसमें, है ना। दामोदर बेसिन भी देख लीजिए, विंध्या बेसिन भी देख लीजिए। तो ये सब आपका शेल गैसेस रिसोर्सेस का पोटेंशियल रीजन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड निकालता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और फिस्कल मॉनिटर, 3 रिपोर्ट आती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। आज के बाद मत भूलना कभी भी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, फिस्कल मॉनिटर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसने भी मेरी वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो किया है उसके दिमाग में आंसर आ गया होगा, वॉशिंगटन डीसी। आईएमएफ, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को क्या कहते हैं? कौन से कॉन्फ्रेंस में आई थी? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। याद रखना है आपको। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और आईएमएफ की जो करेंसी, आईएमएफ में जो पैसा जमा कराया जाता है वो किस फॉर्म में होता है? एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर। मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियोस में। और इसमें 5 करेंसीज आती है, डॉलर, यूरो, युआन, येन और पाउंड, ठीक है। यूके की जो पाउंड होती है करेंसी वो आती है, ध्यान रखना। और एक्सप्रेस इसको डॉलर में किया जाता है। एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये कंट्री के फॉरेन रिजर्व में भी जमा किया जाता है, फॉरेन रिजर्व में भी काउंट किया जाता है, याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, अभी अभी पढ़ा अपन ने, ओईसीडी, इसका इंडिया मेंबर नहीं है बट इंडिया इसकी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताओगे ओईसीडी का हेडक्वार्टर, ओईसीडी का हेडक्वार्टर आप मुझे लिख के बताओगे। मैं सबके कमेंट्स देखता हूँ, जो जो कमेंट में आंसर दे रहा है सबको मॉनिटर कर रहा हूँ मैं। और कोई भी आपको डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, आप आराम से पोस्ट कर सकते हैं, सबके आंसर आपको मिल जाएंगे कमेंट बॉक्स में। अटल पेंशन योजना, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अटल पेंशन योजना के बारे में? मिनिमम गारंटीड पेंशन स्कीम ये प्रोवाइड करा रहा है मेनली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स को, मिनिमम गारंटीड पेंशन। ओनली 1 मेंबर ऑफ द फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम ना, एक तो ओनली वर्ड। दूसरा, सरकार ऐसा क्यों करेगी कि किसी घर का एक ही आदमी ज्वाइन कर सके? ऐसा क्यों करेगी? सेकंड स्टेटमेंट गलत है ना यहाँ पे। सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटीड फॉर द स्पाउस ऑफ फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेथ। भाई जिस बंदे ने, इंसान ने, फैमिली के जिस पर्सन ने ज्वाइन की इस स्कीम को, उसकी जो स्पाउस, उसका या उसकी जो स्पाउस, स्पाउस मतलब हस्बैंड या जो वाइफ है, उसको फिर वो पैसा मिलने लग जाता है। अगर उस बंदे की डेथ हो जाए ना तो उसके स्पाउस को उतना ही पैसा मिलने लग जाता है जिंदगी भर के लिए। सही आंसर है 1 and 3 ओनली इसका आंसर है। ये जनरली उन बैंक अकाउंट होल्डर्स को ओपन है ये स्कीम जो मेंबर नहीं है किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के। मिनिमम एज है 18, मैक्सिमम एज है 40, ठीक है। और फैमिली में जितने भी मेंबर है सब कर सकते हैं ज्वाइन, किसी एक के लिए ही नहीं, सबके लिए है। सब्सक्राइबर जो पर्सन है जिसने पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब किया, उसकी डेथ हो जाए तो उसके स्पाउस को मिलता है। स्पाउस की डेथ हो जाए तो फिर बच्चों, नॉमिनी को मिलता है, ठीक है। जो नॉमिनी होता है यहाँ पे उसको मिलता है। नॉमिनी लिखना पड़ता है कि भाई मेरी डेथ में या मेरी स्पाउस की डेथ में किसको पैसा मिलेगा, मिलना चाहिए, तो उस नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी में बच्चे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। द टर्म आरसीईपी जो न्यूज में रहती है वो किस ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है? वो आसियान कंट्री के, आसियान जो ग्रुप आपका उसके साथ एसोसिएटेड है। ये आरसीईपी और आसियान जो कंट्रीज है उनका मैप है आपके सामने। स्काई ब्लू कलर में आसियान कंट्रीज हैं, टोटल 10 है, काउंट कीजिए मेरे साथ। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है। इंडोनेशिया, ब्रुनेई,
कंबोडिया, फिलीपींस। ठीक है। नॉन आसियान जो कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। इंडिया थी बट अब नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर थी बट अब नहीं है, इंडिया बाहर हो गई है। तो नॉन आसियान कंट्रीज याद रखनी है, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। और आसियान कंट्रीज है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, फिलीपींस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप सबको मैप्स में समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू फाइंड द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबल? बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का स्टार लेबल आपको किस किस प्रोडक्ट पे दिख जाएगा? सीलिंग फैंस, इलेक्ट्रिक गीजर्स, ट्यूबुलर फ्लोरोसेंट लैंप्स। यस, इन तीनों गैजेट्स पे आपको बीईई का लेबल मिल जाएगा। बीईई आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, उसके तहत ही आई थी। तो यानी कि स्टेचुटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर है ये, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। इंडिया इंपॉर्टेंट मेंबर है इंटरनेशनल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का। तो ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सीड हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया के लिए इमीडिएट एडवांटेज क्या है? इंडिया को क्या फायदा मिलेगा इससे? इट कैन यूज थोरियम। इट का मतलब इंडिया, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। इंडिया यूज कर सकता है जो थोरियम है उसको इन प्लेस ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम की जगह थोरियम को यूज कर सकता है पावर जनरेशन के लिए। इंडिया सैटेलाइट नेविगेशन में एक ग्लोबल रोल अटेन कर सकता है। इंडिया ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है जो उसके फ्यूजन रिएक्टर्स है उसकी इफिशिएंसी को, या अपने खुद के फ्यूजन रिएक्टर्स को बिल्ड कर सकता है पावर जनरेशन के लिए। सही आंसर इसका फ्यूजन रिएक्टर्स। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, शॉर्ट में बोलते हैं ITER। 1985 में लॉन्च हुआ था। टोटल 35 नेशंस हैं इसमें। इंडिया बिल्कुल है। फ्रांस में लॉन्च हुआ था। सबसे बड़ी बात आपको जो याद रखनी है, जो उसका सबसे बड़ा फीचर है वो है ये दुनिया का लार्जेस्ट टोकमक बनाने का प्रयास है। टोकमक क्या होता है? टोकमक आपका एक मशीन होती है, एक ऐसी मशीन होती है जो फ्यूजन रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्टर होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है। उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए मशीन यूज में आती है। तो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट टोकमक बनाया जा रहा है इसके थ्रू। इसके मेंबर कंट्रीज याद रखने हैं आपको। ऑफ कोर्स इंडिया तो है, बट इंडिया के साथ साथ जैसे चाइना, जापान, यूरोपियन यूनियन, यूएस, ठीक है, या फिर साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में तो पता ही होना चाहिए आपको। और यूएस हो गया, रशिया, रशिया, ठीक है। चाइना, जापान, ईयू, यूएस, साउथ कोरिया, रशिया और इंडिया। लार्जेस्ट टोकमक 1985। फ्रांस 35 नेशंस का कोलैबोरेशन है। अब आप लोगों के लिए एक काम, रिसर्च करिए, पढ़िए, फिजन और फ्यूजन ये दोनों रिएक्टर कैसे काम करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड है। दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़िए, समझिए, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और ये जो आपका ITER है ये फ्यूजन पे चलता है, ध्यान रखना। फ्यूजन एनर्जी प्रोड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए इतने नेशंस मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में पढ़ना, तब ये न्यूज आपको और अच्छे से समझ में आएगी और ज्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे मैं जो बोल रहा हूँ उससे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुछ पेयर्स दे रखे हैं, कुछ टर्म है, उसका मतलब क्या है वो बताना है। इरीपट्टी, इरीपट्टी एक तरह की लैंड थी जिसमें से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो विलेज के टैंक को मेंटेन करने के लिए साइड में कर दिया जाता था, अलग से रखा जाता था उसका रेवेन्यू। तनियूर, तनियूर विलेजेस थे जो ब्राह्मण को डोनेट किए जाते थे, सिंगल ब्राह्मण को या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को नहीं। तनियूर एक लार्ज विलेज हुआ करता था चोला ग्रुप के अंदर, चोला एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कोई डोनेशन वोनेशन के अंदर नहीं था ये। घटिका, घटिका एक तरह के कॉलेजेस होते थे जो टेम्पल्स के साथ एसोसिएटेड थे। यस, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 3। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में 2015 में। बिल्कुल सही। ये अलायंस में यूनाइटेड नेशन के
सारे मेंबर कंट्रीज है, सारे नहीं है, यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर कंट्रीज नहीं है, ठीक है। ऑल वर्ड ही एक्सट्रीम है यहाँ पे, ऑल जो वर्ड है वो एक्सट्रीम वर्ड है। इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको लॉन्च किया था 2015 में। हालांकि पहले ये जरूर कंडीशन थी इसकी कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज है वही इसको ज्वाइन कर सकती है। बाद में एलिजिबिलिटी एक्सपेंड कर दी थी, अब यूनाइटेड नेशन का कोई भी मेंबर इसको ज्वाइन कर सकता है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का कोई भी हर मेंबर इसका, यूनाइटेड नेशन का हर मेंबर इसके साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ, बट जुड़ सकता है। ओपन पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पे इसका आंसर होगा वन ओनली। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सोलर एनर्जी को हार्नेस करना और दुनिया में इसके थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाना। देखो इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक है, इंडिया के पास सीधे सनरेज पड़ती है, उसको यूटिलाइज करके इंडिया उस एनर्जी को एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इंडिया की जैसी बाकी कंट्रीज भी हैं जो उस एनर्जी को यूटिलाइज करके बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकती है या कनेक्ट हो सकते हैं आपस में, है ना, ग्रिड बना सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, है ना, तो वो इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिलिजियंट कंट्रीज, ऐसा ही कुछ एक इनिशिएटिव है, तो वो इंडिया के इनिशिएटिव है। ध्यान रखना है आपको, जो इंडिया ने स्टार्ट किया उनके बारे में तो आपको याद रखना एकदम सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर होगा वन ओनली। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म कई बार न्यूज में दिखाई देता है, क्या है ये? यू के द्वारा एक एजेंसी क्रिएट की गई है जो रिफ्यूजीज का इम्पैक्ट है उसको उसके डील करने के लिए, या ईयू की एक एजेंसी है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यूरोजियन कंट्रीज को, या ईयू की कोई एजेंसी है जो डील करती है बायलैटरल और मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स के साथ, या ईयू की जो एजेंसी वो डील करती है मेंबर कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे। आंसर होगा इसका बी। यूरोजोन जो कंट्रीज है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू। ये एक परमानेंट एजेंसी है, परमानेंट एजेंसी है। ये कहाँ पे बेस्ड है? लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग यूरोप में जो है वहाँ पे बेस्ड है। ये परमानेंट एजेंसी है और ये लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यूरोजोन कंट्रीज को, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग डिप इरिगेशन? डिप इरिगेशन क्या होता है? मान लो ये क्रॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये क्रॉप्स लगी हुई हैं, इनकी जो जड़ है, इनकी जो जड़ है यहाँ पे ट्यूब के जरिए, एक ट्यूब के जरिए सीधे जड़ों में पानी दिया जा रहा है। ड्रिप इरिगेशन पानी बचा रहा है, ठीक है, पानी बचा रहा है और सीधे सीधे रूट्स में पानी जा रहा है। तो ये वीड रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, यस। सोयल सैलिनिटी को रिड्यूस करेगा? नहीं, सोयल सैलिनिटी से कोई रिलेशन नहीं है ड्रिप इरिगेशन का। सोयल इरोजन रिड्यूस करेगा, यस, क्योंकि पानी का जो फ्लो है वो धीरे है, ठीक है, पानी का फ्लो बिल्कुल धीरे है, तो इस वजह से आपका पानी सही तरीके से यूज हो रहा है, एफिशिएंसी के साथ यूज हो रहा है, एफिशिएंसी के साथ यूज हो रहा है, तो वीड का भी रिडक्शन होगा, वीड भी ग्रो नहीं होगी क्योंकि पानी वहीं पहुंच रहा है जहां पे देना है असलियत में, है ना। तो वन एंड थ्री ओनली, इसका जो आंसर है वो वन एंड थ्री ओनली होगा, ठीक है। डिजी लॉकर जो कई बार न्यूज में दिखाई देता है, क्या है डिजी लॉकर? डिजिटल लॉकर सिस्टम है, गवर्नमेंट के द्वारा ऑफर किया गया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। ये अलाउ करता है आपको ई गवर्नमेंट्स ई डॉक्यूमेंट्स असेस करने के लिए आपके इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। यस, दोनों स्टेटमेंट सही है। आप अपने आधार कार्ड पैन कार्ड यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो, जमा कर सकते हो डिजिटल लॉकर में, सेव रहेंगे, सेफ रहेंगे, और फिर आप इनको असेस कर सकते हो कहीं भी आप चाहे हो, आपकी फिजिकल लोकेशन कोई भी हो, ठीक है। तो डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। डिजिटल लॉकर वैसे जो है काफ़ी पहले स्टार्ट हो गया था, मतलब 2015 में ही स्टार्ट हो गया था। हालांकि शुरू में इसकी साइज़ 10 MB की थी, मतलब 10 MB तक की आप स्टोरेज मिलती थी। अब तो खैर 1 GB हो गया। तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सब जमा कर सकते हो आप, ठीक है। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की नीड बहुत कम हो जाएगी इसके अंदर। रिसेंटली लिंकिंग ऑफ रिवर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज अंडरटेकन? किस रिवर्स को लिंक किया गया था हाल ही में? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन या नर्मदा, तापी? गोदावरी कृष्णा रिवर्स को लिंक किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। देख लेते हैं एक बार मैप में, ये आपके सामने मैप है। गोदावरी और कृष्णा कैसे लिंक हो रही है आप देख सकते हो। लिंक कैनाल यहाँ पे मार्क हुआ है रेड कलर में। कृष्णा और गोदावरी किस तरीके से लिंक हो रही है देख सकते हो आप, ठीक है। जिसने अच्छे से नहीं देखा वो पॉज करके या वीडियो को पीछे करके देख सकता है, ठीक है। वैसे तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके प्यारा सा मैप ढूंढा है आपके लिए,
तो वो देख सकते हो आप उसमें। इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री, भारत की जो सिटीज हैं, तो कौन से एटमॉस्फेरिक गैसेस नॉर्मली कंसिडर की जाती है एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट करने के लिए। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी गैसेस, कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक गैसेस मेजर की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यस, सल्फर डाइऑक्साइड यस, मेथेन नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो डेवलप की गई थी आईआईटी कानपुर के द्वारा, उसमें 8 पोल्यूटेंट्स मेजर किए जाते हैं। मेरे साथ याद करते हुए चलिए। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन O3, ठीक है, अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है NH3, और लेड जो होता है आपका PB, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन इसमें नहीं देखी जाती है, ध्यान रखना। एस्ट्रोसेट की बात हो रही है। एस्ट्रोसेट एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, लॉन्च की गई इंडिया के द्वारा। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग? एस्ट्रोसेट। यूएसए और रशिया के अलावा अब इंडिया इकलौता देश बन गया जिसने सिमिलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है स्पेस में। नहीं, इंडिया जो है 5वां कंट्री है, तीसरा नहीं है। यानी यूएसए और रशिया के अलावा इसमें यूरोपियन यूनियन, जापान भी लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन, जापान, यूएसए, रशिया लॉन्च कर चुके। इंडिया 5th है, 5th कंट्री, 3rd नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है। एस्ट्रोसेट 2000 किलो की सैटेलाइट है, 2000 किलो की नहीं है। इसमें पेलोड है आपका 1530 kg का, ठीक है, 1500 किलो तक का इसमें। और ये लॉन्च किया गया था PSLV C30 के द्वारा। इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, याद रखना है आपको। 1500 किलो तक की है ये, ठीक है। तो और ये 650 किलोमीटर के ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है, 1650 नहीं है। यहाँ पे नंबर्स में ही चेंज कर दिया। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी के द्वारा जिसमें नंबर चेंज करते हैं, बट आ रहे हैं क्योंकि एस्ट्रोसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 और 2 यहाँ पे गलत है, इसका आंसर होगा नाइदर 1 नो 2। विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडिल इंडिया, अरघट्टा क्या था? अरघट्टा क्या है? इरिगेशन जब होता था ना, इरिगेशन सिस्टम जो है उसमें अरघट्टा का उपयोग होता था। तो उसमें वाटर व्हील था ये। अगर आप कभी नेट पे सर्च मारेंगे ना अरघट्टा, तो एक वाटर व्हील दिखाई देगा। काफी बार हमने इसको देखा भी होगा बुक्स वगैरह में, तो ध्यान रखना अरघट्टा वाटर व्हील था, इरिगेशन मेथड में यूज में होता था। कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात हो रही है। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ प्रोफेशनल ऐसे थे जो राजाओं की, महाराजाओं की जो कहानियां थी, उनकी जो आपके परदादा दादा की कहानी थी वो याद रखते थे। जैसे आज भी अगर आप हरिद्वार वगैरह जाओ तो हिंदू रिलीजन में जो आपके दादा परदादा है उनके मिल जाएंगे नाम वगैरह ये सब। तो ऐसे पहले के टाइम पे होते थे जो राजाओं की डायनेस्टीज, उनके बारे में, परदादा दादाओं के बारे में जानते थे, याद रखते थे बहुत सारी चीजें, एपिक टेल्स, उनकी कहानियां। कौन लोग थे ये? मगाधा कहते थे, मागधा कहते थे, कोई मगधा कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करना, बट याद रखना है आपको। इसका आंसर होगा डी। रिसेंटली देश में पहली बार कौन से स्टेट ने एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को लॉन्च किया है एज ए स्टेट बटरफ्लाई? मतलब स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दी है, कोई बटरफ्लाई है, ठीक है, बताऊंगा कौन सी है, उसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर दी गई है। कौन सा स्टेट है ये? इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वो स्टेट है जिसने एक बटरफ्लाई है जिसका नाम है ब्लू मॉर्मोन। ब्लू मॉर्मोन, ब्लू मॉर्मोन नाम की बटरफ्लाई है, सेकंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई है देश की। उसको स्टेट बटरफ्लाई लॉन्च कर दिया गया महाराष्ट्र में। प्राइमरली श्रीलंका और इंडिया में ये मिलती है। वेस्टर्न घाट्स, इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न घाट्स में, साउथ इंडिया में कोस्टल बेल्ट्स में ये मिल जाती है, जो कोस्टल एरिया होता है ना वहाँ पे। ब्लू मॉर्मोन। 91 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट्स बताने। मंगलयान लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, तो उसको पहला स्टेटमेंट है मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं, यस। इंडिया एक सेकंड कंट्री बन गई है जिसने एक स्पेसक्राफ्ट और ऑर्बिट करवाया मार्स पे आफ्टर यूएसए। सेकंड कंट्री नहीं है, 4th कंट्री है।
इससे पहले यूएस ने कर चुका है, सोवियत यूनियन के टाइम पे हो चुका है जो आज का रशिया है, और यूरोप भी कर चुका है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, यूएसएसआर, यूरोप और यूएसए कर चुके हैं। तो ये इंडिया फोर्थ कंट्री है, सेकंड कंट्री नहीं है। इंडिया इकलौता देश बन गया है जो पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया अपने स्पेसक्राफ्ट को मार्स में ऑर्बिट कराने में। यस, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 3 ओनली। क्या रीजन थे 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हो जाने के? सूरत सेशन याद आया कुछ? जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी सबको याद आ रहा होगा। 1907 सूरत सेशन, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में क्या हो गया था? स्प्लिट हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे, जो ये चाहते थे कि प्रोटेस्ट हो, बाइकट हो, ठीक है। जो मॉडरेट्स होते थे वो चाहते थे नहीं, पिटीशन के जरिए, प्रेयर के जरिए काम हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल हो। दोनों के बीच में हो गया था डिस्प्यूट। एक्सट्रीमिस्ट का भरोसा उठ गया था मॉडरेट्स पे से, क्योंकि मॉडरेट्स अब तक चलाते आ रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल, और बंगाल का पार्टीशन हो गया था। तो इनके होते हुए बंगाल का पार्टिसिपेशन जब हो गया तो एक्सट्रीमिस्ट को आया गुस्सा, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा भरोसा उठता जा रहा है। अब 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था उसमें इन्होंने बोला, एक्सट्रीमिस्ट ने बोला कि हमारे लीडर अब यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट बनेंगे इस साल। मॉडरेट्स ने बोला नहीं, इस साल हमारे बनेंगे। और दोनों की फंक्शनिंग अलग अलग है, तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल अपोज कर रहे। तो यहाँ पे हो गया था स्प्लिट 1907 में। 1916 लखनऊ सेशन में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, उसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट साथ में आ गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई थी। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। 1907 में सूरत सेशन में स्प्लिट हो गया था, लखनऊ सेशन में पैचअप हो गया था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन जब आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसका प्लान क्या था? इंडिया को कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले? नहीं, ये तो देखते ही आप एलिमिनेट कर दोगे। भारत को पूरी आज़ादी तो क्रिप्स मिशन में, कैबिनेट मिशन में कहीं भी बात नहीं हुई। इंडिया को पार्टीशन कर दे ना, इंडिया को पार्टीशन करने के बाद माउंटबेटन प्लान में थी, इसमें नहीं थी। इंडिया को बना दो रिपब्लिक इस कंडीशन के साथ, वो कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेगा? नहीं। इंडिया को डोमिनेट स्टेटस दे दो? यस। डोमिनेट स्टेटस का मतलब है जिसमें इंडिपेंडेंस तो है बट कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं है, अभी भी हम यूके के सबॉर्डिनेट रहेंगे। डोमिनेट स्टेटस में ये होता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो अभी भी यूके डिसाइड करेगा, जो हमारा जो जो ब्रिटेन है, जो कॉलोनियल जो पावर है वो डिसाइड करेगा। तो डोमिनेट स्टेटस देने की बात हुई थी, आंसर है डी। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्यों आया था? वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकंड में ब्रिटेन को लगा कि नहीं, अब इंडिया का सपोर्ट लेना पड़ेगा, इंडियन लीडर्स के साथ चलो, बातचीत करो, बैठो। तो 1942 में मिशन आया, हालांकि फिर ये फेल हो गया, ठीक है। तो इसमें बात की थी डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कराने की। पेयर्स हैं, फेमस प्लेस दे रखे कौन कौन सी रीजन में, ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन, और ध्यान से ही जो मैं बता रहा हूँ वो सुनना, काफी चीजें क्लियर होंगी। मैच करना है। बोध गया, बोध गया देखो आपका है बिहार में, बोध गया है बिहार में। बोध गया क्या है? बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। गया डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार की, उसमें महाबोधि टेम्पल के लिए काफी फेमस है, बिहार में बोध गया। और बघेलखंड जो है वो आपका एमपी में। नहीं हो रहा मैच? खजुराहो, खजुराहो बिल्कुल आपका बुंदेलखंड रीजन में, मध्य प्रदेश के, ठीक है। मैच हो रहा है? यस, बिल्कुल मैच हो रहा है। शिरडी विदर्भा में है। अब शिरडी भी महाराष्ट्र में है, विदर्भा भी महाराष्ट्र का रीजन है, बट शिरडी है आपके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, और विदर्भा जो रीजन है आपका वो महाराष्ट्र में जो नागपुर है डिवीजन, या अमरावती जो डिवीजन है वहां पे है, ठीक है। तो ये मैच नहीं कर रहा आपका। और नासिक, नासिक आपको पता है महाराष्ट्र में है, जबकि जो मालवा वाला एरिया है वो एमपी में है। नासिक जो है महाराष्ट्र में है, मालवा वाला एरिया एमपी में है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। तिरुपति रायलसीमा, यस, तिरुपति आपका रायलसीमा में है बिल्कुल। जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पे रायलसीमा रीजन है, वहाँ पे तिरुपति है, और ये श्री वेंकटेश्वर टेम्पल के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसमें जो मैच कर रहा है वो सिर्फ 2 और 5 ही मैच कर रहा है, याद रखना है आपको, 2 और 5। शिरडी फेमस है आपके साईं बाबा के मंदिर के लिए, नासिक फेमस है कुंभ मेला के लिए, तिरुपति फेमस है वेंकटेश्वर टेम्पल के लिए, खजुराहो फेमस है आपका हिंदू टेम्पल्स के लिए, जो खजुराहो के टेम्पल्स है, खजुराहो के मोनूमेंट चंदेला डायनेस्टी ने बनाया था, याद आया? तो याद रखना है। बोध गया फेमस है आपके महाबोधि टेम्पल के लिए, बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है। सब क्यों फेमस है मैंने आपको ये भी बता दिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में कोई भी आइटम पे लेजिस्लेट कर सकती है। तो जो पावर है वो एक्वायर कैसे होती है?
लोकसभा जब सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास कर देता है ना, सिंपल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से एक रेजोल्यूशन पास कर देता है, या फिर लोकसभा 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देता है, कि राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास कर देती है, राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से कर देती है, तो इसका आंसर होगा डी। 2/3 मेजोरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया राज्यसभा ने कि हाँ ये नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल वेलफेयर की बात है, कि पार्लियामेंट अब स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती है, तो बिल्कुल वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अब कर पाएगी, राज्यसभा ने पावर दे दी है। रिसेंटली कौन से स्टेट में ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की गई कि एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाया जाए जिसको सी से कनेक्ट किया जाए एक चैनल के थ्रू? राजस्थान में ये कोशिश की गई कि हाँ चलो एक इनलैंड पोर्ट बनाते हैं जालोर डिस्ट्रिक्ट में, उससे सी से कनेक्ट कर देंगे ताकि पानी की दिक्कत जो है वो सोल्व हो जाए। विद रेफरेंस टू एग्रीमेंट एट द यूएनएफसीसी मीटिंग इन पेरिस 2015 की बात हो रही है, एक मीटिंग हुई थी यूएनएफसीसी की, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये एग्रीमेंट साइन किया गया था यू ऑल द मेंबर्स ऑफ यूएन, ना ऑल द मेंबर्स नहीं, फिर वही स्टेटमेंट रिपीट हो गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी यही हुआ था, ऑल मेंबर्स नहीं है यूएन के, ऑल एक एक्सट्रीम वर्ड है, यूएन में बहुत सारे मेंबर है, सबके सब कैसे साइन करेंगे इसको? बहुत सारी कंट्रीज ने तो अपोज किया था, जैसे यूएस, सऊदी अरेबिया। पहला स्टेटमेंट गलत। एग्रीमेंट एम करता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को लिमिट करने में, ताकि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में राइज ना हो 2 डिग्री सेल्सियस और 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना जा सके। सही। डेवलप कंट्रीज को उनकी जिम्मेदारी समझाई गई और बोला गया कि 2020 तक आप हर साल 1000 बिलियन दोगे, ना 1000 नहीं 100 बिलियन की बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत है, आंसर है 2 ओनली। 98 वाला क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 1972 में प्रपोज किए गए थे क्लब ऑफ रोम के द्वारा। क्लब ऑफ रोम ना, क्लब ऑफ रोम तो जुड़ा हुआ ही नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। क्लब ऑफ रोम एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब पॉलिटिकल व्यूज रखता है, तो इसके साथ तो जुड़ा हुआ ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू अचीव्ड बाय 2030। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक आपको अचीव करने हैं। 1972 यूएन ह्यूमन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये निकल के आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। पहली बात प्रपोज किए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफिशियली लॉन्च हुए थे 2015 में, जिसको अचीव करना है 2030 तक। 17 गोल्स है टोटल, ऐसे 17 के 17 प्रीलिम्स के लिए याद होनी चाहिए, मेंस के लिए भी याद होने चाहिए आपको। रिसेंटली एक मूवी आई जिसका नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, वो किसकी बायोग्राफी है? एस रामानुजन, इंडियन मैथमेटिशियन, याद रखना है आपको। ठीक है, वैसे तो बुक्स के बारे में, मूवीज के बारे में कम पूछा जाता है, बट बहुत फेमस पर्सनालिटी है ये, जिसमें मूवी बन रही है तो फिर पूछ लिया यूपीएससी ने, तो इन पे ये बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए इतनी, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि यार यूपीएससी ने अचानक से ये क्वेश्चन कैसे पूछ लिया। ये तो एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए इतनी मिनिमम, तो किसी अगर इंडियन पर्सनैलिटी पे मूवी बन रही है वो भी फॉरेन डायरेक्टर के द्वारा, तो पता होना चाहिए आपको। मिनिमम एज पंचायत का मेंबर बनने के लिए 25 साल है, नहीं 21 साल है। पंचायत कोई भी अगर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होता है, प्री मेच्योर डिसोल्यूशन का मतलब है 5 साल का टर्म होता है पंचायत का, 5 साल पहले ही अगर ये डिसोल्व हो गई, और मान लो जैसे 3 साल पहले ही कोई पंचायत डिसोल्व हो गई, अब इलेक्शन हुआ, दूसरी पंचायत आई, तो बाकी के जो 2 साल बचे बस ये इसी के लिए रहेगी, फिर वापस से चुनाव होगा। हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। प्री मेच्योर डिसोल्यूशन जब होता है तो नई पंचायत आती है, वो केवल रिमाइंडर पीरियड, बाकी के जो 2 साल बचे उसी के लिए होता है। यहाँ पे मैंने आपको हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 ओनली। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।